Werner bond theory was the theory which was explained by Werner, in which we have studied that only compound which has the coordination number 6, central metal atom, has two types of valencies, primary and secondary. Right? Also, we have discussed that there are some limitations. There are some limitations in the Werner bond theory, due to which we have rejected this theory and we have further moved to our next topic, which is valence bond. Right? इतना टॉपिक हम लोग लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस कर लिया था, वर्नर बॉन्ड थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था, बट उसकी लिमिटेशंस की वजह से वी हैव टू रिजेक्ट द वर्नर बॉन्ड थ्योरी. ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं या उसका मेन पोस्टुलेट बताऊं, तो उसका मेन पोस्टुलेट सिर्फ एक लाइन में इतना बताता है हमें कि इट कंटेन्स n-1d ns or np electrons or ns np nd electrons. ये एक अलग सेट है n-1d ns और np इलेक्ट्रॉन का, ये एक अलग सेट है ns np और nd. ठीक है जी. to make different type of geometries, to make different type of geometries like octahedral, square planar, or we can say tetrahedral. What I have told you that it contains two type of set. First one is n-1d ns and np electron. Second one is ns np and nd electron. Right? To make different type of geometries like octahedral, square planar or tetrahedral. That's it. अब ये जो मैं सेट आपको बार-बार बोल रही हूँ कि हम को यूटिलाइज करते हैं टू मेक डिफरेंट टाइप. Okay. Now, valence bond 6, and so in your syllabus we have specifically coordination number 4 and coordination number 6 only. So हमारा मेन फोकस सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के ऊपर है. ठीक है जी. तो लेट्स बिगिन विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 only. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझाई, जिसमें मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कंपाउंड्स हैं वो एक पॉलीहेड्रल फॉर्म करती है, और वो पॉलीहेड्रल कौन सा होता है आपका? ऑक्टाहेड्रल. सही बोल रही हूं मैं बच्चे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो उन्हीं चीजों को लेके चलती है, जैसे ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल या फिर पेंटागनल, बाइपिरामिडल. ये सब चीजें आपने ऑलरेडी सीखी हुई है इन योर 11th क्लास, जब हमने चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाना सीखा, जब हमने स्ट्रक्चर ज्योमेट्री के बारे में समझा. सेम एज इट इज वही चीजें हैं, बट थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर को स्टडी कर रहे हैं, हम इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट को स्टडी. Okay. All right. Let's begin. कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमारे लिए बेनिफिशियल. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाती है, जो हमने पहले पढ़ा भी हुआ था, ये दो टाइप की बॉन्डिंग फॉर्म करती है. फर्स्ट वन इज sp3d2, सेकंड वन इज d2sp3. sp3d2 2 3 5 और 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. डू एग्री? डू एग्री? d2sp3 2 3 और 3 टोटल 6 ऑक्टाहेड्रल है. दोनों बातें सही है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक को तो हम मेंशन कर रहे हैं sp3d2 के नाम से, और दूसरे को हम मेंशन कर रहे हैं d2sp3 के नाम से.
जो आपका sp3d2 है, इसमें और d2sp3 में एक मेन डिफरेंस है, अगर आपका s ऑर्बिटल सपोज 3s का है तो p भी 3 का है और d भी जो है वो 3 सबशेल का ही है, थर्ड ऑक्टेट का। दैट मींस 3s 3p 3d, यानी जो आपका s ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन हमने डाले हैं, फर्दर इलेक्ट्रॉन उसी शेल में p ब्लॉक में डालेंगे और फर्दर d ब्लॉक के d ब्लॉक में भी ऐड, राइट। नाउ इफ आई एम डूइंग द d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके केस में क्या है, जो आपका 3s 3p 3d सेम सीरीज में चल रहा था, एक ही टाइप के इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे थे, मान लीजिए यहाँ पर आपका है 4s and 4p, तो d2 का मतलब है the electrons are filled in the previous subshell of the element of the electrons which are filled in the, यानी ये वाला जो सेट है ये मुझे एक्सप्लेन कर रहा है n-1d ns and np इलेक्ट्रॉन, राइट। और जो ये वाला सेट है ये मेरा एक्सप्लेन कर रहा है ns np और nd इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो 3d only, राइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो d2sp3 है, क्योंकि हम इसके अंदर जो हमारा आउटर शेल है वो 4s है और हम उससे प्रीवियस वाला d सब शेल ले रहे हैं, दैट मींस हम इसको मेंशन करेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से, ठीक है जी। और इसको हम क्या नाम देंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है? इनर क्यों मेंशन कर रहे हैं हम उसको? इनर इसलिए मेंशन कर रहे हैं जी क्योंकि इसके अंदर जो डी सबशेल है वो सेम एस और पी में बिलोंग कर रहा है, वाला जो डी है वो एस और पी से इनर की तरफ प्रेजेंट। मान लीजिए आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका 4s है, तो 3d थर्ड शेल उससे प्रीवियस है, उसके इनर में प्रेजेंट, इसीलिए हम इसको किसका नाम दे रहे हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। फर्दर हम इसको बोलते हैं लो स्पीड कंपाउंड्स। अगर इसको लो स्पीड है तो इसको क्या बोलेंगे, हाई स्पीड। और फिर से क्वेश्चन अराइज होता है कि जी लो स्पीड और हाई स्पीड में क्या डिफरेंस है? लो स्पीड और हाई स्पीड में मेन डिफरेंस ये है, मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, द गेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लोज टू योर फैमिली, और सपोज दे आर स्टेइंग फॉर द नाइट, वो एक रात के लिए आपके घर पे रुक रहे हैं, और आपके घर में जो डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं, जिनमें अलग अलग रूम मान लीजिए सबके लिए अलग अलग प्रोवाइड किया हुआ है, ड्यू टू स्टे ऑफ द न्यू गेस्ट क्या होगा, एक रूम को हमें फ्री करना पड़ेगा, एक रूम को हमें एम्प्टी करना पड़ेगा। जो दो रूम के अंदर अलग अलग लोग रह रहे हैं उस दिन के लिए, दे हैव टू मर्ज इन द सेम रूम, सो दैट एक रूम हम उसके लिए फ्री कर दें उन गेस्ट के, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर वेरी क्लोज टू अस। तो सेम इस तरीके से इसके केस में जो कॉम्प्लेक्स आपके लो स्पिन होते हैं, जिनको हम इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, इन गेस्ट को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिगेंड का, यानी इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक लिगेंड होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे, वो इतने स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देती, ताकि लास्ट के दो ऑर्बिटल एम्प्टी रह सके। दोबारा बोल रही हूं मैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो हैं, या कोई स्पेसिफिक गेस्ट, कोई क्लोज गेस्ट आपके घर में ऐसे हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं जिनकी वजह से सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप होना पड़ रहा है, ताकि वो दो ऑर्बिटल्स को फ्री कर सके, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम electrons pair up to empty two orbitals if necessary, if possible. CN क्लियर? तो मैंने क्या बताया, जो भी आपके वीक लिगेंड है लाइक एज हैलोजन, ऑक्सीजन, वाटर एंड एक्स नेगेटिव, दे आर नोन टू बी वीक लिगेंड्स, व्हेयरएज जो आपके CN और CO नेगेटिव वाले कंपाउंड्स लिगेंड्स हैं, सॉरी, दे आर नोन टू बी द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स।
राइट? इतना सबको क्लियर है? इफ इट्स क्लियर वी आर गोइंग टू मूव विद द क्वेश्चंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटा बताई है दे ऑल आई हैव सेड थ्योरेटिकली, शायद बातें पूरी तरह समझ में ना आई हो, बट जैसे ही हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या आउटर ऑर्बिटल का मतलब है, क्या हाई स्कूल का मतलब है, वीक लिगेंड का क्या मतलब है। ये सब चीजें हम क्वेश्चन की हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बट फिलहाल आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। अगर आपके कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा? जिसके अंदर या तो नाइट्रोजन हो या तो कार्बन हो। एग्जांपल Cn, एग्जांपल CO, राइट? Cn एंड CO। अगर आपके कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड इतने स्ट्रॉन्ग है कि सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देते हैं ताकि उस एटम के ऑर्बिटल के अंदर एम्प्टी स्पेस रह जाए। ठीक है, ये बात हमने सीखी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल और इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। ठीक है जी, तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं, बट उससे पहले ये सीखिए कि आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है कोऑर्डिनेशन सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मुझे जो टॉपिक आज मैं करा रही हूँ दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम बट आल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जो वर्नर बॉन्ड थ्योरी है दैट्स इंपॉर्टेंट ओनली फॉर द कंपटीशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में उसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे असम्पशंस हैं। वर्नर ने जिस पे काम किया है सिर्फ उसने उन्हीं चीजों को एक्यूरेट माना, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने काफी हद तक चीजों को सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इसके थ्रू हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, इसीलिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए पहले मैं बोल रही हूँ कि आप क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी सेंट्रल मेटल एटम दी गई है आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आयनिक स्टेट। सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आयनिक स्टेट, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी आपको आयरन यूज नहीं करना है, आपको आयरन 2 पॉजिटिव यूज करना है, आयरन 3 पॉजिटिव यूज करना है। अब ये आयरन 2 पॉजिटिव आयरन 3 पॉजिटिव कैसे आएगा? वो आएगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट से, वो हमने निकालना सीख लिया है, फर्स्ट लेक्चर में हमने वही सीखा था। सेकंड पॉइंट है आपने अब ये ऑब्जर्व करना है कि आपके पास लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। लिगेंड दो टाइप की है, इधर स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, ये बात हमने सीखी। अगर वीक है तो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, वो एज इट इज है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपने करना है, जब हमने लिगेंड्स को उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया, नाउ लिगेंड्स विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और बताना था आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। ओके, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक के बारे में जी हमने 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था सॉलिड स्टेट में, और इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा था डी एंड एफ लोकेट। हमें पैरामैग्नेटिक के बारे में इतना तो पता ही है कि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है जी, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो कि माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या पढ़ा था हमने? म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। ये म्यू क्या है? आपका मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी यूनिट क्या थी? बोहर मैग्नेटिक मोमेंट। n क्या था आपका? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको कि कैसे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं अपनी पोजीशन पर, रिवॉल्व करते टाइम उनके पास स्पिन मोशन भी होती है, उनके पास ऑर्बिटल मोशन भी होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक करैक्टर जनरेट होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन के अंदर हम सिर्फ ऑर्बिटल वाली पढ़ते हैं, स्पिन वाली नहीं पढ़ते। और उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2, राइट। हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसको सोल्व करेंगे, रूट निकालेंगे, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए हमने एक ट्रिक की हेल्प से इसको याद किया था। मान लीजिए आपके पास n1 है, तो आपका म्यू होगा ऑलमोस्ट 1.75। अगर आपका n2 है, म्यू होगा ऑलमोस्ट 2.75। याद किया था ना, ये हमने बात पढ़ी थी ना कि मैग्नेटिक करैक्टर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 0.75 तो ग्रेटर होगा ही, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यानी अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी। या फिर हमने इसको ऐसे पढ़ा था कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट सपोज 3.90 और आपको से पूछा गया है कि इस मैग्नेटिक मोमेंट वाले कंपाउंड के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो हमने कैसे पढ़ा था, हमने इसको ऐसे याद किया था कि जो हमारा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया गया है, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको राउंड ऑफ करने से कितनी वैल्यू आएगी 4, उसमें से हम 1 माइनस करेंगे यानी 3। पढ़ी थी बात हमने। या फिर इस 3.90 में से आप 0.75 माइनस कर दो तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। ये दोनों बातें एक ही बात समझा रही है, मैंने अलग अलग मेंशन किया है ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है जी, ये बात हमने पढ़ ली थी। अब जो चीजें मैंने आपको अभी तक समझाई हैं, हम इनको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस की हेल्प से यूज। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक एग्जांपल। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन, बेसिक एग्जांपल लेते हैं कोऑर्डिनेशन का। Let we have explain the hybridization structure, magnetic moment of nickel H2O6 2 पॉजिटिव। आपको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सारी बातें बतानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निकल H2O6 2 पॉजिटिव है। आपकी सेंट्रल मेटल एटम क्या है, निकल। ठीक है जी, निकल का एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा था 28 है। ठीक है जी, निकल 28 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखनी आती है, बिल्कुल आती है। आर्गन होगा, 3d8 होगा, 4s2 हमें इतना पता। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हमें करनी है, हमें सबसे पहले बोला गया है कि आपको सेंट्रल मेटल एटम की जो कन्फिगरेशन है वो एज इट इज नहीं लिखनी है, उसको आयनिक स्टेट में। और आयनिक स्टेट के लिए हम क्या देखते हैं, निकल H2O6 2 पॉजिटिव में वाटर आपका न्यूट्रल लीवियंट है, यानी इसकी वजह से निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मींस निकल हियर इज हैविंग ओनली 2 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है मेरी बात, वाटर न्यूट्रल है जी, 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। दैट मींस निकल 2 पॉजिटिव कितना होगा, आर्गन 3d8 4s0। क्यों, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s शेल में से निकलते हैं, फिर d में से। मान लीजिए अगर ये होता निकल 3 पॉजिटिव, तो क्या होता निकल 3 पॉजिटिव के लिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेंगे, तो आपका क्या बन जाता, आर्गन 3d7 4s0। 4 पॉजिटिव होता तो क्या होता, आर्गन 3d6। इस तरीके से मतलब समझ लो आप कि पहले हमें s शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना। ओके, इतना हमें क्लियर। अब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इस कंपाउंड में 0 है, फर्दर इसके अंदर जो 4 प्योर फोल्डिंग है उनमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको 0 0 है। समझेंगे इसकी हमें क्यों जरूरत है, अभी हमें पता चल जाएगा।
तो सबसे पहले जो मुझे निकल 2 पॉजिटिव की कंफिगरेशन मेंशन करनी है वो क्या होगी, 3D8। सबको पता है कि जो डी शेल है उसके अंदर टोटल 5 शेल होते हैं, DXY 3 4 5, देन S, देन P, उसके अंदर 3 होते हैं, ठीक है। तो हमें दे रखे हैं डी के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों ने 11th क्लास में एक रूल पढ़ा था, पोलीज रूल, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे सारे के सारे शेल कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, उसके बाद हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में डालेंगे। यानी टोटल 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 3D8। अब हमारे पास है निकल के साथ वोटर। अभी मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले बताया था कि हमने फॉर्मूला याद रखना है जोन्स का, यानी जो हैलोजन होते हैं, जो ऑक्सीजन वाले कंपाउंड होते हैं वो वीक लिगेंड होते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था वोटर, और आपका हैलोजन जो है वो वीक लिगेंड है। दैट मींस वोटर कैसा है हमारा, वीक लिगेंड। वीक लिगेंड है तो क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे, क्रॉस मेंशन किया। That means electrons are not pairing up. इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एज इट इज वही पड़ेगा कि जहां पर नहीं है, ठीक है जी। तो अब निकल के साथ हम H2O में हमारे पास 6 2 पॉजिटिव भी मेंशन करते हैं। तो अब हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज नहीं कर सकते उनमें क्योंकि वो वीक है। sp नाउ अब हमें पता है जी हमारा वोटर है वो हमारा मोनोडेंडेंट लिगेंड है, यानी सिर्फ उसको एक ही ब्लॉक चाहिए कैरी करने के लिए। ये भी पता है हमें कि कोई भी जो बॉन्ड है वो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो वोटर जो है हमारा वो इस शेल के अंदर कहां पे जाके फिट होगा, जहां पे उसको एम्प्टी स्पेस दिखाई दे, वो यहाँ पे जाके तो इंसर्ट हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी फिल्ड है। तो वोटर कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट वोटर यहाँ पे आएगा। मैं 2 क्रॉस क्या मेंशन कर रही हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स वोटर, सेकंड वोटर यहाँ पे गया, थर्ड वोटर यहाँ पे गया, ठीक। S और P भी कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें D को उठाना पड़ेगा क्योंकि वो और स्पेस तो है नहीं। वोटर वोटर, ठीक है जी। अब देख सकते हो आप टोटल 6 वोटर लिगेंड हमने फिल कर दिए हैं, और हमारा ये जो ऑर्बिटल है वो क्या बन रहा है, ये क्या है, sp3d2। s के अंदर कितना है, 1 ओनली, p के अंदर कितने हैं, तीनों फिन है तो p3, d के अंदर कितने हैं, 2 ओनली, तो sp3d2। तो कंपाउंड का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन। हमने एक्सप्लेन कर दी है, दिस इज sp3d2। तो क्या बोलते हैं, 3 2 5 और 6, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई, दोनों बातें हमने बता दी। अब एक और बात मुझे बताइए, ये आपका इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल? जी, इनर ऑर्बिटल तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर वाले जो डी वाले सेक्शन है उसके अंदर हमने अपने लिगेंड को फिल नहीं किया, हमने हमेशा आउटर वाले डी को यूज किया है। तो ये इनर की बजाय कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल। और दूसरी बात जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट समझाया था उसमें मैंने लिखा हुआ था जो वीक लिगेंड होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल, ठीक। तो ये भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है, हमें बताना है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कहां से निकालते हैं हम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो पहली बात तो ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, टोटल की 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मेरा कंपाउंड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल सही बात है। अब पैरामैग्नेटिक है
दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैं इस कंपाउंड की मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस 2, दो आपको दे रखा है 2 + 2 यानी क्या आ जाएगा अंडर रूट 8। ठीक है, अंडर रूट 8 को सोल्व करना या फिर जो मैंने आपको अभी जनरल सा रूल बताया था, एक जनरल ट्रिक बताई थी कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके उससे 0.75 ज्यादा कर दीजिए, तो इसके अंदर म्यू की वैल्यू क्या आएगी 2.75 ऑलमोस्ट या 2.80 ऑलमोस्ट। ठीक है जी, वो अगर ऑप्शन दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अंडर 8 को भी लिखोगे तो भी वो गलत नहीं। चीजों को और स्पेसिफाई करने के लिए और इजी करने के लिए मैंने क्या बता रखा है, आप 0.75 ऐड कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन में हमने मैग्नेटिक